आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसमें हमने आज वोल्ट एम्पेयर मीन करंट वोल्टेज करैक्टरिस्टिक कर्व जो हैं ट्रांजिस्टर के, उनको स्टडी करना है। तो इसमें हम वो दोनों ट्रांजिस्टर ही जो हैं उनको स्टडी करेंगे जिनको आप कहते हैं NPN और PNP ट्रांजिस्टर्स। तो पहले नंबर पर जो है मैं स्टडी करने लगा हूँ द वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स फॉर ट्रांजिस्टर, और ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है इस वक्त NPN। ठीक है जी, कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा? NPN ट्रांजिस्टर के लिए मैं इसको डिस्कस जो है वो करने लगा हूँ। तो ट्रांजिस्टर जो है इसको हम यूज़ कर सकते हैं 3 डिफरेंट सर्कल्स के अंदर। ठीक है जी। तो द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज्ड इन 3 डिफरेंट सर्किट्स। तो ट्रांजिस्टर जो है वो 3 डिफरेंट सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 1, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। नंबर 2, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और नंबर 3, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 3 किस्म की कॉमन बेस CBC, कॉमन कलेक्टर CEC, और कॉमन एमिटर CEC और कॉमन कलेक्टर CC। तो ये हमारे पास 3 किस्म की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं ट्रांजिस्टर की, जिनमें ट्रांजिस्टर जो है वो किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम इन्हीं कॉन्फ़िगरेशंस के वोल्ट एम्पेयर कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो हैं उनको स्टडी करते हैं। तो जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं BJT के लिए, इन एनी ऑफ 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन के 2 सेट ऑफ कर्व्स। ठीक है, जो स्टैटिक यानी कि जो स्टैटिक का मतलब होता है स्टेशनरी। तो ये बेसिक हमारे पास 3 है, और NPN को भी हम स्टडी करने लगे हैं। तो द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, जो स्टैटिक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फॉर द BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फॉर द BJT यानी कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन एनी ऑफ 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, इन एनी ऑफ 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इन तीनों में से कोई भी जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि कॉमन एमिटर है, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस है। तो जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोई सी भी इन 3 कंटेन 2 सेट्स ऑफ कर्व्स, तो वो 2 सेट ऑफ कर्व रखते हैं, कंटेन 2 सेट ऑफ कर्व्स। उनके बाद 2 सेट जो हैं वो कर्व के होते हैं। 1 सेट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, एक सेट जो होता है वो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। 1 सेट इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक
उसको हम इनपुट करैक्टरिस्टिक का नाम देते हैं। गिव्स द वोल्ट एम्पेयर रिलेशनशिप, गिव्स द वोल्ट एम्पेयर रिलेशनशिप, जो आपको वोल्ट एम्पेयर रिलेशनशिप देता है, यानी कि वोल्टेज और करंट के अंदर क्या रिलेशनशिप है एट द इनपुट टर्मिनल्स, एट द इनपुट टर्मिनल्स, इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर for different values of a parameter, either output current or voltage. For different values of parameter, अब पैरामीटर यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ वो वोल्टेज हो सकता है या वो करंट हो सकती है, ठीक है। आइदर आउटपुट वोल्टेज आर करंट, या तो वो आउटपुट वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकती है। तो जो स्टैटिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है उसके स्टैटिक करैक्टरिस्टिक में जो भी तीन किस्म की आपके पास कन्फिग्रेशंस हैं, जिनको आप कहते हैं कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, उनमें हमारे पास दो सेट होते हैं। यानी कि एक इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको वोल्ट एम्पियर रिलेशनशिप देते हैं इनपुट टर्मिनल पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर, आइदर आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट, जो आपको डिफरेंट वैल्यूज देते हैं आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज के ऊपर। ये पहला सेट होता है। सेकंड सेट जो है वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं। द सेकंड सेट इज द आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो जो सेकंड सेट है वो क्या है, वो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स है, गिव्स द वीआई रिलेशनशिप्स, गिव्स द वीआई यानी कि वोल्ट करंट रिलेशनशिप, जो वोल्ट करंट रिलेशनशिप आपको देता है एट द आउटपुट टर्मिनल, एट द आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल के ऊपर आइदर विद इनपुट करंट आर वोल्टेज, आइदर विद इनपुट करंट और वोल्टेज एज ए पैरामीटर। तो दूसरा जो है वो आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल के ऊपर होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो आपके पास पैरामीटर्स हैं इनपुट करंट या वोल्टेज के। तो इनके लिए हम जो है वो ये ग्राफ्स कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस या कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए प्लाट करते हैं। अब आप कंसिडर करें कि आपके पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। Now consider an NPN transistor in the common emitter configuration.
तो अब आप कंसिडर करें कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में एज शोन इन फिगर बिलो, एज शोन इन फिगर ए बिलो। अब मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ जिसमें ट्रांजिस्टर आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया और ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर का सर्किट है। तो ये मैं फिगर बनाने लगा हूँ। ये सिंबॉलिक डायग्राम, ये आपकी बेस है, ठीक है, ये आपका एनपीएन का एमिटर है। ये मुख्तलिफ इसको आउट भी ले लेते हैं बाज़ जगह पर आउट लिया होगा, बाज़ जगह पर लेंगे, लेकिन है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इधर आप ले लें, ये आर बी है और ये बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से ये एमिटर जो है इसको ग्राउंड किया हुआ है। इधर से ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है, और ये कलेक्टर जो है ये आगे जाके आउटपुट के ऊपर एक रेजिस्टेंस आर सी के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है पॉजिटिव नेगेटिव, इसको आप कह लें VCC, और ये बैटरी लगी हुई है VBB जो बेस के अक्रॉस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस RC है, आउटपुट रेजिस्टेंस है जो कलेक्टर के अक्रॉस है। तो ये फिगर ए आपके पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर सर्किट है। ये ठीक है जी, ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। अब इसमें ये आईबी करंट फ्लो कर रही है और इस तरफ यूं ये आईसी करंट जो है वो फ्लो कर रही है। आप इस सर्किट के आप देख सकते हैं, इन दिस सर्किट we can see that base emitter junction, जो बेस एमिटर जंक्शन है is made forward biased। बेस एमिटर जंक्शन जो है उसको फॉरवर्ड बायस किया गया विद बैटरी VBB। विद बैटरी VBB आप देख सकते हैं ना, ये बैटरी VB पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है और नेगेटिव के साथ लगा हुआ है। तो ये फॉरवर्ड बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनपुट सर्किट, इसको हम इनपुट सर्किट का भी नाम देते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इनपुट सर्किट, इसको हम इनपुट सर्किट का नाम भी देते हैं। तो जो करंट है फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज डिनोटेड बाय IB। अब ये IB, द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज डिनोटेड बाय IB। अब इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोट करते हैं IB से, और बेसिकली IB क्या है, ये बेस करंट है। तो कलेक्टर एमिटर सर्किट जो है इज मेड इन रिवर्स बायस, ठीक है। द कलेक्टर एमिटर सर्किट is made in reverse biased। तो कलेक्टर मीटर सर्किट जो है उसको रिवर्स बायस किया होता है विद ए बैटरी VCC।
इस बैटरी VCC। अब आप देख सकते हैं ये C NPN है तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये रिवर्स बाइस आपने इसको किया हुआ है। सो दैट जो VCC है दैट इज ग्रेटर देन VBB, सो दैट VCC इज ग्रेटर देन VBB। तो जो VCC बैटरी का वोल्टेज है वो मच ग्रेटर देन VBB। इट इज आल्सो कॉल्ड द आउटपुट सर्किट। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? आउटपुट सर्किट का। इट इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट सर्किट। तो इसको हम जो है वो आउटपुट सर्किट का नाम देते हैं। उसकी वजह यह है कि आउटपुट सर्किट जो उसमें कलेक्टर होता है, ठीक है, एमिटर कलेक्टर, और इनपुट सर्किट में एमिटर बेस होती है, क्योंकि एमिटर को आपने ग्राउंड किया हुआ है। एमिटर जो है वो आपका कॉमन टर्मिनल है। तो ये वाला पोर्शन आउटपुट सर्किट का है, ये वाला पोर्शन इनपुट सर्किट है। आप कह सकते हैं कि ये आउटपुट सर्किट है और ये इनपुट सर्किट है। तो जो करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट इज नोटेड बाय IC। आउटपुट में आप जो करंट फ्लो कर रही है उसको हम डिनोट करते हैं IC से। द करंट फ्लोइंग इन दिस सर्किट is denoted by IC। तो अब ये जो करंट फ्लो आ रही है इस सर्किट के अंदर, इसको हम डिनोट करते हैं IC से, यानी कि कलेक्टर करंट से। तो जो रिजल्टेंट करंट है पासिंग थ्रू द एमिटर, ठीक है जी, द रिजल्टेंट करंट पासिंग थ्रू द एमिटर। अब जो रिजल्टेंट करंट आपके पास आ रही है एमिटर में से, डिनोटेड बाय IE एंड इज गिवन बाय, तो इसको हम कहते हैं IE एमिटर करंट, और ये सम होती है IC प्लस IB का, यानी कि इसमें दोनों करंट्स IC और IB जो है वो होती है, यानी कि IE करंट जो है वो IC और IB से मिलकर बनती है। इसके अलावा हमारे पास अब यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं, यानी कि जो इनपुट वोल्टेज है और जो आउटपुट वोल्टेज है, तो जो इनपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू VBE, ठीक है जी, B और E ये इधर है, VBE, और आउटपुट वोल्टेज वो है VCE, ठीक है जी, VCE, ये C और E, VCE ये आउटपुट वोल्टेज है। अब ये सर्किट जो है ये आपको प्रोवाइड करता है ग्रेटेस्ट वोल्टेज गेन। दिस सर्किट प्रोवाइड्स अस द ग्रेटेस्ट वोल्टेज गेन।
ठीक है जी। इसकी वजह से हमें ग्रेटेस्ट वोल्टेज गेन जो है वो मिलता है एज वेल एज करंट गेन, एंड पावर गेन। इसमें हमें करंट गेन भी मिलता है, वोल्टेज गेन भी मिलता है, पावर गेन, यानी कि कॉमन मीटर सर्किट जो है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें आपको हासिल होती हैं। वोल्टेज गेन भी मिलता है, पावर गेन भी मिलता है और करंट गेन भी मिलता है। तो अब जो ड्राइव करने आपने वोल्ट एम्पियर कर्व्स जो हैं ट्रांजिस्टर के, टू ड्राइव द वोल्ट एम्पियर कर्व्स ऑफ ट्रांजिस्टर। अब अगर आप वोल्ट एम्पियर कर्व जो हैं ट्रांजिस्टर के उनको ड्राइव करना चाहते हैं, यानी को शो करना चाहते हैं, तो इनपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज आर टेकन एज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द इनपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अगर आप जो है वो ये चाहते हैं कि वोल्ट एम्पियर कर्व को ड्राइव करें, तो इसके अंदर इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज है उसको हम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर लेते हैं, वेयर एज द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जबकि वेयर आउटपुट करंट वेयर आउटपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज हैं आर डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो पहली बात यह है कि जब आपने वोल्ट एम्पियर कर्व्स को ड्राइव करना है ट्रांजिस्टर के, तो इनपुट करंट जो है, अब इनपुट करंट जो है वो आपकी आई बी है और आउटपुट वोल्टेज जो है वो वी सी ई है। ठीक है जी। तो ये इसको लेते हैं एज इंडिपेंडेंट, यानी कि आई बी और वी सी ई इंडिपेंडेंट है, वेयर आउटपुट करंट आई सी है और इनपुट वोल्टेज जो वी बी ई है, दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम जो है ये कर्व्स जो हैं इनको ड्रा करेंगे। ठीक है। तो अब इसके अंदर दो इक्वेशंस जो हैं वो हमारे पास बन जाती हैं। वो दो इक्वेशंस जो हैं उनको मैं राइट डाउन करता हूँ। तो वो दो इक्वेशंस जो हैं वी मे राइट हम लिख सकते हैं कि वी बी जो आउटपुट वोल्टेज है ये फंक्शन है एफ वन वी सी ई कामा आई बी का, और आई सी जो है ये फंक्शन है एफ टू वी बी ई और आई बी का। तो ये दो इक्वेशंस जो हैं ये हमारे पास आ जाएंगी।
सॉरी ये भी जो है VCE होगा और IB। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, इसको आप कहेंगे इक्वेशन 1 और इसको कहेंगे आप इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 करती है डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्वेशन 2 डिस्क्राइब करती है फैमिली ऑफ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इक्वेशन 1 describes the family of input characteristics and, और दूसरे नंबर के ऊपर इक्वेशन 2 जो है describes the family of output characteristics। इक्वेशन 1 इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही है और इक्वेशन 2 जो है वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब कर रही है। तो अब नंबर 1 पे सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, अब ये मैं फिगर मिटा देता हूँ, आपने ये बना ली हुई है। तो ए पे हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VB एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ IB। ठीक है जी, दिस ग्राफ is plotted between the different values of VBE, जो डिफरेंट वैल्यूज हैं VBE की उसके लिए, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग values of IB, और IB की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के लिए व्हेन VCE इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब आपने VCE की वैल्यू यानी कि VB और IBE के दरमियान में ग्राफ, ये इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं और आउटपुट वोल्टेज VCE जो है उसको आपने कांस्टेंट जो है वो रखा हुआ है। अब ये ग्राफ आपके पास जो आएगा, यहाँ पर X, यहाँ पर Y, तो इस तरफ जो है ये IB है, बेस करंट है माइक्रो एम्पेयर के अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ जो है ये VBE है। ठीक है जी, VBE जो है ये वोल्ट्स के अंदर ही होगा, और यहाँ पर ये आपके पास ग्राफ आते हैं इस तरह के VT, यानी कि वो वोल्टेज जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये वाला ग्राफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए है और ये वाला 50 डिग्री सेंटीग्रेड के है। अब ये आपके पास है फिगर बी, ये फिगर बी है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, यानी कि इसमें सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो सिलिकॉन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास हैं कॉमन एमिटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स
for a transistor are exactly similar to the forward characteristics of a PN junction. So we can see that कॉमन एमिटर कि जो कॉमन एमिटर इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन एमिटर इनपुट करैक्टरिस्टिक्स, आपके पास जो कॉमन एमिटर इनपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं फॉर ए ट्रांजिस्टर are exactly similar, ये बिल्कुल सिमिलर है टू द फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन। अगर आप रिकॉल करें तो आप देखें ये जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है ये बिल्कुल सिलिकॉन के लिए बिल्कुल जो फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक होते हैं PN जंक्शन या सेमीकंडक्टर डायोड के, ये बिल्कुल उनसे सिमिलर ग्राफ्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो देयर इज ए कंसिडरेबल वेरिएशन ऑफ VB विद टेम्परेचर। तो जो VB है उसके अंदर टेम्परेचर के, ये VB देखें इसमें टेम्परेचर के लिहाज से कंसिडरेबल वेरिएशन है। देयर इज ए considerable variation in VBE with respect to temperature as indicated in figure B। जैसा कि हमने ये फिगर भी देखा, ये 50 डिग्री पर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस। द कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी यूज्ड टू फाइंड द इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं यानी कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, ये इनपुट रेजिस्टेंस RI ऑफ ट्रांजिस्टर, जो रेजिस्टेंस है आपके पास RI ट्रांजिस्टर की, उसको फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जो इसकी स्लोप है कर्व की, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा IB। देखिए इस तरफ डेल्टा IB है, यानी कि अगर इधर से आप ये ग्राफ यूं करें तो ये डेल्टा IB और ये डेल्टा VBE, डेल्टा IB डेल्टा VBE, ये आपके पास स्लोप जो है वो आ जाएगी। तो RI रेजिस्टेंस जो है वो हो जाएगी 1/, स्लोप यानी कि दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा VBE ओवर डेल्टा IB, यानी कि RI आपके पास डेल्टा VBE ओवर डेल्टा IB के बराबर आ जाए। दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस, और ये उस वक्त है व्हेन VCE इज इक्वल टू कांस्टेंट, जब VCE जो है वो आपका कांस्टेंट के बराबर है।
तो ये आर आई डिनोट कर रहा है इनपुट रेजिस्टेंस को। तो ये आर आई इनपुट रेजिस्टेंस जो है ये आपके पास निकल आएगी। तो ये हमारे पास पहले करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हो गए जिनको हम कहते हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आ जाए आप दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं। तो बी नंबर पे हमारे पास आ गए आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो ये ग्राफ जो है ये प्लॉट किया जाता है बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वीसी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आईसी व्हेन आई बी इज केप्ट कांस्टेंट। इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन, ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VCE, VCE की डिफरेंट वैल्यूज के लिए and the corresponding values of IE, और corresponding values ली जाती हैं IE की when IB is equal to constant, जब IB जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो अब मैं ये फिगर सी प्लॉट करता हूँ, इसका ग्राफ पहले प्लॉट करता हूँ। ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, तो इस तरफ IC ये मिली एम्पेयर में और इस तरफ VCE हमारे पास हो जाएगा। और एक ये लाइन ले जाएं इस तरफ, तो यहाँ से ये IB कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 0 होगी। यहाँ से ये वैल्यू IB की दैट इज इक्वल टू 10 माइक्रो एम्पेयर। उसके बाद यहाँ से ये वैल्यू IB की 20 माइक्रो एम्पेयर और इधर से ये वैल्यू IB की दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रो एम्पेयर। इसको शेडेड कर दें इस रीजन को, ठीक है, और यहाँ से ये रीजन जो है इसको भी शेडेड कर दें। अब यहाँ पर ये रीजन जो है ये वाला, ठीक है जी, ये रीजन जो है ये सैचुरेशन रीजन है। ये सैचुरेशन रीजन है और जो ये वाला रीजन है ये कट ऑफ रीजन। तो कट ऑफ रीजन जो है इसके अंदर IB जो है वो लेस देन ग्रेटर 0 होती है, लेस देन इक्वल टू 0, बोथ आर रिवर्स बाइस्ड। तो दोनों जो है वो रिवर्स बाइस्ड होते हैं आपके पास।
और जब सैचुरेशन रीजन होता है तो आईसी मैक्सिमम होती है। इन सैचुरेशन रीजन आईसी मैक्सिमम, आईसी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, बट वी सीई, लेकिन जो वी सीई है वो बहुत स्मॉल होता है, बट वी सीई इज वेरी स्मॉल, लेकिन वी सीई जो है वो बहुत स्मॉल होता है। तो ये फिगर जो है अब आपके पास, दैट इज फिगर सी, ये हमारे पास फिगर सी है, और ये क्या आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ये सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। ये आपके पास आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो सच कर्व प्रोवाइड द एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर द सर्किट टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर। तो ये वाला जो आपके पास आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है एज एन एम्पलीफायर। तो सच कर्व प्रोवाइड्स द एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, ये कर्व आपको प्रोवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर द सर्किट, एक्सपेरिमेंटल बेसिस जो हैं सर्किट की, टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, टू एक्सप्लेन द एक्शन of transistor as an amplifier। तो ये कर्व जो है, यानी कि जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनपुट करैक्टरिस्टिक्स से तो आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे, इनपुट रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर की कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, लेकिन जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर आप बेसिकली ये देख रहे हैं कि पावर किस तरह एम्पलीफाई होती है, यानी कि सिग्नल जो है वो किस तरह एम्पलीफाई होता है। तो ये जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स हैं ये बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिस्टर का जो है ऑपरेशन है एज एन एम्पलीफायर, ठीक है, कि किस तरह ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफिकेशन करता है। तो जो स्लोप है कर्व्स की फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई बी, ठीक है, इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द कर्व फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई बी। तो जो स्लोप की कर्व है किसी भी वैल्यू आई बी के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू है इज गिवन बाय, वो आपके पास आ जाएगी, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा वी सी ई और आई बी कांस्टेंट, और इसके ऊपर आई बी जो है वो कांस्टेंट के बराबर है। अब हम कलेक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर लेते हैं बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप। वी कैन measure
the resistance of collector of a transistor by taking the reciprocal of the slope, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है उसको आप फाइंड कर सकते हैं एज आर सी, इसको आर आउटपुट कर देंगे 1 स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी सी ई ओवर डेल्टा आई सी एट कांस्टेंट आई बी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आउटपुट रेजिस्टेंस की। जो लो स्लोप है कर्व की, द लो स्लोप ऑफ कर्व्स शोज, जो लो स्लोप है कर्व की वही शो करती है दैट आर सी इज हाई, कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो हाई है। इट अपीयर्स रिलेटिविटी कांस्टेंट, it appears relatively constant, तो ये relatively constant अपीयर होती है फॉर ए गिवन बेस करंट आई बी, किसी बेस करंट आई बी के लिए, बट बिकम्स लोअर फॉर इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ बेस करंट आई बी, बट becomes lower for the increased values of base current IB। ठीक है जी, तो जो आर सी है ये बेसिकली आपके पास आउटपुट रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आउटपुट रेजिस्टेंस कलेक्टर की आउटपुट रेजिस्टेंस है, तो ये कांस्टेंट होती है, रिलेटिविटी कांस्टेंट होती है बेस करंट आई बी के लिए, लेकिन ये लोअर हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस लोअर हो जाती है, यानी कि जो जो आप बेस करंट को इंक्रीज करते जाएंगे तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो लोअर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लो स्लोप है, इनिशियली जो लो स्लोप है कर्व्स की, वो हमें ये बताती है कि आर सी हाई है, यानी कि बेसिकली जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इनपुट रेजिस्टेंस से हाई होती है। लेकिन जो आप आई बी की वैल्यू, यानी कि आई बी बेस करंट की कांस्टेंट वैल्यू को इंक्रीज करते जाते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो लो होना शुरू हो जाती है। इसी से हमें पता चलता है कि ट्रांजिस्टर जो है वो एज एम्पलीफायर किस तरह एक्ट करता है। ठीक होगी जी बात। अब हमने जो है वो दूसरा ट्रांजिस्टर जो है उसको स्टडी करना है। वो ट्रांजिस्टर है आपके पास, ये तो NPN ट्रांजिस्टर हमने स्टडी किया है। अब हमने स्टडी करना है PNP ट्रांजिस्टर, कि PNP ट्रांजिस्टर जो है वो उसके वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।
तो द वोल्ट एम्पियर कर्व्स ऑफ ए पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसके लिए हमने जो कर्व्स हैं उनको स्टडी करना है, या करैक्टरिस्टिक्स कर्व जो हैं ट्रांजिस्टर के पीएनपी के वजह। अब ये जो हमारे पास कर्व होते हैं ये रिलेशनशिप करते हैं डिस्कस। दीज आर द कर्व्स which represents, तो ये कर्व जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट डीसी करंट्स एंड वोल्टेज। द रिलेशनशिप बिटवीन different DC currents and the voltages, यानी कि डिफरेंट डीसी करंट्स और वोल्टेजेस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है ये उसको डिस्कस करते हैं। ऑफ ट्रांजिस्टर के डीसी वोल्टेजेस और करंट के दरमियान। तो ये हेल्पफुल होते हैं इन स्टडिंग द ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। दे आर हेल्पफुल, ये हेल्पफुल होते हैं इन द स्टडी ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। यानी कि अगर आपने ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन को स्टडी करना है तो इन कर्व्स की मदद से आप उनको ज़्यादा आसानी के साथ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो उसी तरह दो सेट्स ऑफ कर्व जो होते हैं वो आपको पास होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं बिहेवियर ट्रांजिस्टर का। एक इनपुट सर्किट होता है और उसी तरह दूसरा आउटपुट सर्किट होता है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किए हैं। तो इनपुट सर्किट जो है और आउटपुट ये दो होते हैं। तो ये दोनों जो है इनसे रिलेटेड जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको एक इनपुट करैक्टरिस्टिक कहते हैं, उसको आउटपुट करैक्टरिस्टिक। अब ट्रांजिस्टर जो है वो उसी तरह जैसे पीछे हमने बात की थी कि 3 कन्फिग्रेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, कॉमन मीटर कन्फिग्रेशन और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। तो जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन है, ठीक है जी, द मोस्ट frequently used transistor configuration is common emitter configuration। तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली कन्फिग्रेशन है वो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन है। तो अब जो है हम डिस्क्राइब करेंगे इनपुट एंड आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। नाउ वी विल डिस्क्राइब द इनपुट and output characteristics of PNP ट्रांजिस्टर। अभी पीछे जो हमने पढ़ा था वो NPN ट्रांजिस्टर था।
उसके हमने इनपुट और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिस्क्राइब किए थे। अब हम जो है वो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जो कर्व्स हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो मुझे वो तो बनानी पड़ेगी सर्किट डायाग्राम। ठीक है जी, वो सर्किट डायाग्राम मैं बनाता हूँ। जितनी देर ये अज़ान हो रही है उतनी देर में मैं सर्किट डायाग्राम जो है वो बना दूँगा, लेकिन मैं खामोश हूँगा खुद। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो इनपुट सर्किट है मैं उसको पहले बना रहा हूँ। ये बेस है, ये कलेक्टर है और ये एमिटर है। ठीक है, इसको आपने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, इसके साथ ये आर बी आपके रेजिस्टेंस है और ये पी एन पी यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आपने लगाया हुआ है। तो ये पी एन पी ट्रांजिस्टर है आपके पास, पी एन पी ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पर एमिटर जो है उसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, इसको इसके साथ मिला दें। उसके बाद आउटपुट सर्किट के ऊपर आप आए, तो आउटपुट सर्किट जो है उसमें ये मिली एम्पेयर का एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और इसको इसके साथ मिला दें और इधर से ये हमारे पास इधर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है आपके पास बैटरी जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर PNP है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और ये इसके साथ मिल जाए। तो ये रेजिस्टेंस RC है, ये बैटरी VCC है। ठीक है, ये भी वेरिएबल बैटरी है और ये भी वेरिएबल बैटरी है। इसको आप इसके साथ मिला दें। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब जो हमारे पास
ये चूँकि PNP ट्रांजिस्टर है तो ये इसका बाहर की तरफ एमीटर का एरो जो है वो चला जाएगा। तो ये इस तरफ जो है IB करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। इस तरफ जो है वो IC करंट फ्लो कर रही है और इस तरफ ये IE करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो VCE जो वोल्टेज है यहाँ तक, ठीक है, और उसके बाद VBE ये वोल्टेज है यहाँ तक VBE। तो ये आपके पास सर्किट डायग्राम है किसकी, PNP ट्रांजिस्टर की इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आप कह दें फिगर A, सर्किट डायग्राम फॉर PNP ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके पास PNP ट्रांजिस्टर का जो है वो सर्किट है। तो अब आप ये सर्किट जो है इसको देख सकते हैं कि इस सर्किट में हमारे पास जो RB है वो इनपुट रेजिस्टेंस है, VBB बेस के साथ कनेक्टेड बैटरी है, और एमिटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है, और ये एक PNP ट्रांजिस्टर है। इसमें आउटपुट वोल्टेज VCE है, VBE जो है वो इनपुट वोल्टेज है, IE करंट फ्लो कर रही है, IB करंट फ्लो कर रही है। तो IE करंट जो है वो IB और IC करंट के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक सर्किट डायग्राम है किसकी, PNP ट्रांजिस्टर की इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। अब जरा हम इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ इट वर्क्स। अब इसके अंदर हम उसी तरह जो है वो लेंगे कि IB जो इनपुट करंट IB है और आउटपुट वोल्टेज VCE, ठीक है। फॉर दिस सर्किट, तो इस सर्किट के लिए इनपुट करंट IB, जो इनपुट करंट है आपके पास IB एंड आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज VCE, और जो आपका आउटपुट वोल्टेज है VCE आर टेकन एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इनको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर लेते हैं। वाइल द इनपुट वोल्टेज लेकिन जो इनपुट वोल्टेज है VBE, ठीक है जी, इनपुट वोल्टेज VB एंड आउटपुट करंट IC और आउटपुट करंट IC जो है आर टेकन एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इनको हम एज डिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर लेते हैं। तो वी कैन राइट देम एज, तो वो ये इक्वेशन हमने पहले भी लिखी थी कि VBE
इज इक्वल टू F1 VCE कामा IB, इसको कह दें इक्वेशन 1, और IC F2 इंटू VCE कामा IB, इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। ये पहले भी आपने इक्वेशंस जो हैं वो राइट डाउन कही हैं। तो अब हम इनके इनपुट और आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं उनको स्टडी करके देखते हैं। ठीक है जी। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक्स को। अब मैं ये वाली फिगर जो है वो मिटा देता हूँ, ए फिगर जो है, और उसके बाद अब दूसरी जो ग्राफ्स हैं उनकी फिगर्स जो हैं वो ड्रा करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व्स। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ इनपुट करैक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है जी। इक्वेशन 1 describes the family of input characteristic curves। तो ये कर्व शो करते हैं, these curves show how, ये कर्व शो करते हैं कि कैसे आई बी वेरी करती है, वेरीज विद वी बी ई। आई बी जो है वो किस तरह वेरी करती है वी बी के साथ, व्हेन आउटपुट वोल्टेज, व्हेन आउटपुट voltage VCE is kept constant। यानी कि आउटपुट वोल्टेज को हम कांस्टेंट कोई वैल्यू दे देते हैं और आई बी और वी बी को वेरी करते हैं। तो जो ग्राफ हैं बिटवीन वी बी एंड आई बी, the graph between VBE and IB, अब ये जो ग्राफ बनेगा VBE और IB के दरमियान फॉर डिफरेंट कांस्टेंट लेवल ऑफ VCE, फॉर डिफरेंट कांस्टेंट लेवल ऑफ VCE, यानी कि जहाँ पर आपने VCE को कांस्टेंट रखा होगा, गिव्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स as shown in figure B। जैसे कि आपको फिगर बी के अंदर शो किया गया, तो मैं फिगर बी जो है वो बनाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पर अब ये आपके पास कर्व है। ठीक है जी। इधर हमारे पास 0.2 है और इधर हमारे पास 0.4 है, एंड सो ऑन।
ठीक है जी, 0.2 0.4, और यहाँ पर आई बी है हमारे पास माइक्रो एम्पियर में अलॉन्ग वाई एक्सेस, और वी बी ई है वोल्ट्स के अंदर अलॉन्ग एक्स एक्सेस। ये आपके पास एक्स हो गया, ये आपके पास वाई हो गया। तो यहाँ पर वी सी ई की वैल्यू 5 वोल्ट है, इधर वी सी की वैल्यू 2 वोल्ट है। यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और इधर 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो ये आपके पास फिगर है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट आई बी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वी बी। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम फिगर बी दैट आई बी increases with the increase of VBE। तो आप क्लियरली जो है वो ये देख सकते हैं कि जो आपका IB है वो VBE के साथ इंक्रीज करता है। ठीक है, जो जो VBE बढ़ाएंगे IB जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है यानी कि मिनिमम वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो जो हमारे पास द मिनिमम फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, तो हमारे पास जो मिनिमम फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज है रिक्वायर्ड बाय द डिवाइस टू कंडक्ट, यानी कि वो मिनिमम वोल्टेज के जिसके ऊपर डिवाइस जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी इस कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। यानी कि वो मिनिमम वोल्टेज, यानी कि उस मिनिमम वोल्टेज से नीचे डिवाइस आपकी कंडक्ट नहीं करेगी, लेकिन उस मिनिमम वोल्टेज या उस मिनिमम वोल्टेज से ऊपर जो है वो डिवाइस जो है वो कंडक्ट करना शुरू कर देगी। इसको आप जो है वो कहते हैं VT। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय VT। ये यहाँ पर जो है आपके पास ये VT है, इट इज़ डिनोटेड बाय VT। तो ये इसको आप डिनोट करते हैं VT, और ये VT जो है इन केस ऑफ जर्मेनियम क्रिस्टल VT 2 से 5 तक होता है। VT is from 2 to 5 वोल्ट, ये 2 से 5 वोल्ट तक होता है। और इन केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल और
सिलिकॉन क्रिस्टल के केस में ये 5 वोल्ट से 7 वोल्ट तक होता है। तो इन केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इट इज फ्रॉम 5 वोल्ट, तो ये आपके पास 5 वोल्ट से तो 7 वोल्ट तक होता है, यानी कि 0.2 वोल्ट से 0.5 वोल्ट और 0.5 वोल्ट से 0.7 वोल्ट, 0 0 0 और 0.7 वोल्ट तक इसकी वैल्यू होती है इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की। ठीक है जी। उसके बाद अब दूसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास हैं आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व। अब इक्वेशन 2 जो है वो डिस्क्राइब करती है आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व्स को। आउटपुट करैक्टरिस्टिक कर्व्स, ये पीएनपी के लिए हम स्टडी कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 डिस्क्राइब द फैमिली ऑफ, इक्वेशन 2 डिस्क्राइब द फैमिली आउटपुट, ये डिस्क्राइब करती है जो फैमिली है आउटपुट कर्व्स की, कर्व्स जो आउटपुट कर्व्स हैं उनकी फैमिली का। कीपिंग बेस करंट आई बी टू कांस्टेंट वैल्यू, कीपिंग बेस करंट आई बी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसको कांस्टेंट रखते हैं। तो हम जो है इसको कांस्टेंट रख के वी कैन वेरी, तो हम वेरी करते हैं वी सी को एंड टेक द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ आई सी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी सी को यानी कॉमन मीटर वोल्टेज को इंक्रीज करते रहते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हैं वो वैल्यूज़ उनको काउंट करते रहते हैं आई बी कांस्टेंट के ऊपर। तो ये प्रोसेस हम रिपीट करते हैं डिफरेंट फिक्स वैल्यूज ऑफ आई बी के लिए। वी रिपीट दिस प्रोसेस for different fixed values of IB, यानी कि मुख्तलिफ IB की वैल्यूज़ जो माइक्रो एम्पेयर में होती हैं उनको लेकर हम ये प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो जो ग्राफ है बिटवीन वी सी एंड आई सी एट डिफरेंट कांस्टेंट लेवल्स आई वी गिव द आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो जो ग्राफ है, the graph between VCE and IC, तो जो ग्राफ है आपके पास VC और IC का एट डिफरेंट कांस्टेंट लेवल्स ऑफ IB, तो जो आपके पास डिफरेंट कांस्टेंट लेवल्स हैं IB के गिव्स द आउटपुट
कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज़ आई बी के लेते हैं, वी सी को वेरी करते हैं और उसके कारस्पॉन्डिंग आई सी की वैल्यूज़ जो हैं वो लेते हैं। तो जो स्लोप ऑफ कर्व है फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई बी, द स्लोप ऑफ कर्व फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई बी, यानी कि कोई भी जो कांस्टेंट वैल्यू आई बी है उसके लिए जो स्लोप ऑफ कर्व है इज गिवन बाय, तो वो जो स्लोप है हमारे पास आर सी, बल्कि स्लोप आ जाएगी हमारे पास डेल्टा आई सी और डेल्टा वी सी ई। तो ये अगर हम ले लें रेसिप्रोकल ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है, तो अगर हम स्लोप का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की वो आ जाएगी। लेकिन उससे पहले जो है मैं ज़रा यहाँ पर इसकी ग्राफ पहले प्लॉट कर लूँ। ये x, ये y, यहाँ पर आपके पास आई सी है मिली एम्पेयर में और ये वी सी ई है इधर आपके पास। अब यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरह करके आती हैं। ठीक है, यहाँ पर आई बी 0 है, इससे ऊपर आई बी 10 माइक्रो एम्पेयर है। तो यहाँ से जो है आप इधर से एक लाइन खींचें, ये ठीक है जी। उसके बाद इससे आगे ये हमारे पास पहली वैल्यू हुई, उसके बाद ये दूसरी वैल्यू आई हमारे पास, ये दूसरी वैल्यू आ गई, ये आई बी 20 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर है। उसके बाद इससे आगे आई बी 30 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर, इससे आगे आई बी 40 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर, इससे आगे आई बी 50 माइक्रो एम्पेयर। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास आ गई। अब ये रीजन तो कट ऑफ है, दिस इज कट ऑफ रीजन। और ये रीजन जो है इसको हम कह देते हैं कि दैट इज सैचुरेशन
सैचुरेशन रीजन। ठीक है जी, इस रीजन को सैचुरेशन रीजन का नाम जो है वो दिया जाता है। और ये जो रीजन है ये एक्टिव रीजन है, दिस इज नोन एज एक्टिव रीजन। अब आपके पास जो स्लोप है डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा वी सी है, तो इसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि आर सी 1/स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी सी ई ओवर डेल्टा आई सी आई बी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो है ये क्या है, दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर। आर सी क्या है, इट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ ए ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस है ट्रांजिस्टर की। तो ये शो करता है कि जो आपके पास आई बी कर्व्स हैं, लो स्लोप ऑफ जो आई बी कर्व्स हैं, दिस shows that at low slopes of IB curves RC is high। RC is high, RC की वैल्यू जो है वो हाई है, ज़्यादा है। And if the slope of IB curve is greatest, then RC is low. But if the slope of IB is greatest, then RC is low। यानी कि इनका आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। यानी कि अगर स्लोप आई बी की कम होगी कर्व की, तो फिर आपके पास आर सी यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होगी, लेकिन अगर स्लोप जो है वो ग्रेटेस्ट होगी तो फिर आर सी जो है वो लो होगी। तो जो आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हैं ये शो करते हैं ऑपरेटिंग रीजन्स को। ये हमारे पास कोई यहाँ पर फिगर सी आ गई, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। पीछे के हिसाब से नाम दे लीजिएगा, मैंने जो भी दिया हुआ है, क्योंकि 3 फिगर आई हैं इसके अंदर, तो फिर ये फिगर सी ही होगी। पहली फिगर जो सर्किट डायग्राम थी वो ए इनपुट की, बी फिगर और ये सी फिगर। तो अब जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं, आउटपुट रिस्टिक कर्व्स शो ऑपरेटिंग रीजन्स। तो इन कर्व से हमें पता लगता है कि किन रीजन्स के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेटिंग है, यानी कि किन रीजन्स के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट
कर रहा है, कौन से रीजन्स हैं जिनके अंदर वो ऑपरेट कर रहा है। तो नंबर 1 के ऊपर हमारे पास जो रीजन है वो है कट ऑफ रीजन। नंबर 1 कट ऑफ रीजन। तो पहला रीजन जो है वो कट ऑफ रीजन है। ये वो रीजन है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा होता। इट इज द रीजन इन विच द ट्रांजिस्टर is not conducting। ये वो रीजन है कि जिसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहा होता, दैट इट इज कट ऑफ, दैट इज इट इज कट ऑफ। ये कट ऑफ है, इसने करंट को रोका हुआ है, करंट फ्लो नहीं कर रही। तो इस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट करता है बिलो आई बी। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर operates below IB is equal to 0, and both junctions are forward reverse biased। यानी कि इसमें बिलो आई भी बेस करंट 0 है लेकिन उसके नीचे भी ये काम कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर इसके नीचे ही ऑपरेट कर रहा है तो ये रिवर्स बायस्ड है और यहाँ पर रिवर्स करंट जो है वो फ्लो कर रही है। और वो आपको पता है कि रिवर्स करंट जो है वो ब्रेक डाउन की वजह से फ्लो करती है। तो वी कैन आल्सो डिफाइन द कट ऑफ रीजन एज, तो हम जो है वो कट ऑफ रीजन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। We can define cut off region। तो हम जो कट ऑफ रीजन है इसको डिफाइन कर सकते हैं एज the region in which the collector current is equal to the reverse saturation current। The region in which the collector current is equal to the reverse saturation करंट। कि ये वो रीजन है कि जिसके अंदर जो कलेक्टर करंट है, यानी जो कलेक्टर में करंट जा रही है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट यानी कि रिवर्स बायस की वजह से जो करंट है उसके बराबर होती है। व्हेन अमीटर करंट इज 0, जब अमीटर करंट 0 है। व्हेन अमीटर करंट IE इज 0, जब एमीटर करंट IE जो है वो 0 है। अंडर दिस कंडीशन द कलेक्टर करंट इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस कंडीशन के अंदर कलेक्टर करंट जो है वो बहुत स्मॉल होती है। इन दिस कंडीशन द कलेक्टर करंट इज वेरी स्मॉल। तो इसके अंदर जो कलेक्टर करंट है वो स्मॉल होती है और ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ओपन सर्किट एंड
ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन ओपन सर्किट, और ट्रांजिस्टर एक ओपन सर्किट के तौर पर काम कर, यानी कि वो जो कलेक्टर करंट होती है वो चूँकि रिवर्स करंट के बराबर होती है तो वो रिवर्स करंट जो है वो इतनी थोड़ी होती है। ज़ाहिर बात है कि रिवर्स करंट जो है वो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होती है, तो वो इतनी थोड़ी होती है कि ये ट्रांजिस्टर जो है इस कट ऑफ रीजन के अंदर एज एन ओपन सर्किट के तौर पर काम जो है वो कर रहा होता है। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला रीजन जिसको हम कहते हैं ये वाला, ये कट ऑफ रीजन था। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप आए, दूसरे नंबर पे हमारे पास है सैचुरेशन रीजन, जो ये वाला है। Saturation region is defined as the region in which collector current IC is maximum. ठीक है, the saturation region is defined as in which the collector current IC is maximum. ठीक है, ये सैचुरेशन रीजन है, ये इसके अंदर कलेक्टर करंट जो है वो मैक्सिमम है। तो बोथ the junctions are forward biased. तो दोनों जंक्शन जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस्ड हैं और ट्रांजिस्टर एक्ट करता है एज ए शॉर्ट सर्किट, एंड ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, और ट्रांजिस्टर एक शॉर्ट सर्किट के तौर पर एक्ट करता है। अब ये सैचुरेशन का मतलब होता है कि अब करंट जो है वो करंट है तो सही है, ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, लेकिन सैचुरेट, अब इससे ज़्यादा VC के बढ़ाने से IC करंट जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती, इसलिए इसको सैचुरेशन रीजन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है, वो एज ए शॉर्ट सर्किट है, यानी कि कंडक्ट कर उसमें से करंट जो है वो गुजर रही है। तो जो तो वैल्यू है सैचुरेटेड करंट की और मैक्सिमम करंट की, the value of saturated current और मैक्सिमम करंट, तो जो आपके पास वैल्यू है सैचुरेटेड करंट की या मैक्सिमम करंट की, वो IC मैक्सिमम जो है वो, यानी कि कलेक्टर मैक्सिमम करंट जो है IC मैक्स इज इक्वल टू I सैचुरेशन, IC सैचुरेशन इज इक्वल टू VCC ओवर R, आउटपुट सर्किट की जो बैटरी है VCC ओवर R, तो ये एक्सक्यूज में ये वैल्यू होती है अपनी। तो अब आप यहाँ पर ये नोट कर सकते हैं कि जब वोल्टेज जो क्रॉस द फॉरवर्ड बाय PN जंक्शन है इज़ वेरी स्मॉल, जब वोल्टेज PN जंक्शन के क्रॉस बहुत स्मॉल होता है तो देयरफॉर द वोल्टेज क्रॉस द ट्रांजिस्टर इज़ आल्सो वेरी स्मॉल, तो ट्रांजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज वेरी स्मॉल होता है। इसका मतलब है कि VC इज़ वेरी स्मॉल, हैंस जो फिर सैचुरेशन रीजन है इज़ वेरी क्लोज टू द ज़ीरो वोल्टेज एक्सेस, तो इसलिए सैचुरेशन रीजन जो है वो ज़ीरो वोल्टेज एक्सेस के बहुत करीब होता है। तो इट शुड बी नोटेड
नोटेड, तो ये नोट किया गया कि जो दैट एज द वोल्टेज क्रॉस as the voltage across PN जंक्शन, कि जो वोल्टेज है आपके पास अक्रॉस पीएन जंक्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज है इज वेरी स्मॉल, वो बहुत स्मॉल है। Therefore the voltage across the transistor, therefore the voltage across the transistor is also very small। तो इसलिए जो वोल्टेज क्रॉस चूँकि पीएन जंक्शन के क्रॉस बहुत स्मॉल है, तो फिर ट्रांजिस्टर के क्रॉस भी वोल्टेज है वो बहुत स्मॉल होगा, दैट इज वी सी इज़ वेरी स्मॉल। इसका मतलब है कि कॉमन एमीटर कलेक्टर एमीटर वोल्टेज दैट इज वी सी ई इज़ वेरी स्मॉल, कि जो वी सी ई है कलेक्टर मीटर वोल्टेज ये बहुत स्मॉल है। हैंस द सैचुरेशन रीजन इज़ वेरी क्लोज, तो लिहाजा hence the saturation region is very close to the zero voltage axis। देख सकते हैं आप ये सैचुरेशन रीजन है, तो ये जीरो वोल्टेज एक्सिस के बहुत करीब है। उसकी वजह यह है कि वी सी ई यहाँ पर इस सैचुरेशन रीजन में आप देख रहे हैं ना, ये वी सी की यहाँ पर वी सी की वैल्यू बहुत स्मॉल है, इसलिए सैचुरेशन रीजन जो है वो बहुत क्लोज है। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल करीब है जीरो वोल्टेज एक्सिस के। उसकी वजह यह है कि जो आपके पास वोल्टेज है क्रॉस पीएन जंक्शन वो बहुत स्मॉल है। तो जब पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज बहुत स्मॉल होगा तो फिर इसका मतलब है कि वोल्टेज अक्रॉस ट्रांजिस्टर भी बड़ा स्मॉल होगा। तो इसका मतलब है कि फिर VCE भी, यानी कि ये कंडक्टिंग रीजन जो होता है ये बड़ा स्मॉल रीजन होता है जिसको आप सैचुरेशन रीजन का नाम देते हैं। उसके बाद रह गया तीसरे नंबर पर जो आखिरी रीजन है जिसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन इज डिफाइंड एज, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो रीजन कि जो लाई करता है बिटवीन द कट ऑफ एंड सैचुरेशन रीजन। जो कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन यानी कि ये सैचुरेशन और ये कट ऑफ, इसके दरमियान ये एक्टिव रीजन है। द एक्टिव रीजन इज डिफाइंड एज the region between saturation and cut off region, यानी कि जो लाई करता है सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के दरमियान। आल्सो एक्टिव रीजन इज द पोर्शन ऑफ द कर्व विच हैज़ ग्रेटेस्ट लीनियरिटी, यानी कि लीनियर होते हैं ज़्यादा। आप ये देखते हैं ये एक्टिव रीजन जा रहा है तो इनके पास ग्रेटेस्ट लीनियरिटी है। आल्सो द एक्टिव रीजन इज दैट पोर्शन, तो एक्टिव रीजन जो है ये वो पोर्शन है
ऑफ कर्व का विच हैज ग्रेटेस्ट लीनियरिटी, जिसके पास के ग्रेटेस्ट लीनियरिटी यानी कि लीनियर बिहेवियर है। क्योंकि जो कर्व हैं आपके आई बी के वो नियरली लीनियर हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं, दैट इज कर्व ऑफ आई बी। जो आपके पास कर्व है, ये सामने आप देख सकते हैं, जो कर्व है आपके पास आई बी के, ये नियरली लीनियर है, देखें, और नियरली लीनियर, ऑलमोस्ट इनका लीनियर बिहेवियर है, एंड इक्वली स्पेस्ड, और इक्वली स्पेस्ड है। ये आप देख सकते हैं इनके दरमियान एक जैसा तकरीबन गैप है, तकलीफ स्पेस है। तो इन दिस रीजन द ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, तो इस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है। इन दिस रीजन ट्रांजिस्टर वर्क्स एज एन एम्पलीफायर, तो इस रीजन के अंदर ट्रांजिस्टर जो है वो एज एन एम्पलीफायर जो है एक्सक्यूज मी, उसके तौर पर काम करता है। क्योंकि इस के अंदर अमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। In active region, the emitter base junction is forward biased and collector base junction is reverse biased। तो सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों जंक्शंस फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं, कट ऑफ रीजन के अंदर दोनों जंक्शन जो हैं वो रिवर्स बायस होते हैं। लेकिन जो एक्टिव रीजन है इसके अंदर आपके पास, क्योंकि एज एम्पलीफायर के तौर पर काम करता है, तो इसके अंदर अमीटर बेस्ड जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन जो है ट्रांजिस्टर का, उसमें क्या होता है कि नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के अंदर अमीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होता है। तो कट ऑफ के अंदर दोनों जंक्शंस रिवर्स बायस, सैचुरेशन रीजन के अंदर दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, और एक्टिव रीजन के अंदर जो है वो मीटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस। तो ये अब हमने आज जो है वो स्टडी किया है कि जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वोल्ट एमीटर कर्व में ट्रांजिस्टर के, लेकिन ये जो वोल्ट एमीटर कर्व्स हैं ट्रांजिस्टर के, इनको सिर्फ हमने कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए अभी स्टडी किया है। तो ये आगे जो है वो जाके कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस के लिए भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है वो इसका कॉमन एमीटर का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर फिर हम करंट एम्पलीफिकेशन और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करके देखेंगे कि उनका आपस में जो है वो क्या रिलेशनशिप जो है वो होता है। तो अभी आज हमने ये जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इसके कॉमन एमीटर के, इसको देखा। फिर हमने स्टडी करना है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स और रिलेशन बिटवीन एम्पलीफिकेशन फैक्टर्स।
ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो होगा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।